अगला बिंदु है वो है फरास, माली, चौकीदार अथवा निजी सहायक की सुविधा। फैसिलिटी ऑफ ए स्वीपर, ए गार्डनर, ए वॉचमैन और ए पर्सनल अटेंडेंट। नियोक्ता इस प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे स्वीपर की है, गार्डनर की है। तो उस स्थिति में कितना कर्मचारी के अनुलाभ का मूल्य माना जाए, इसकी गणना कैसे की जाएगी वो देखिए। स्वीपर है, गार्डनर है, या आपका पर्सनल असिस्टेंट है, या वॉचमैन है, उनको हमने जो वेतन का भुगतान किया, उसमें से यदि किसी प्रकार की कोई राशि कर्मचारी से वसूल की गई है तो वो घटा देंगे। शेष राशि अनुलाभ का मूल्य या सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये घटाने के बाद जो राशि आएगी वो सुविधा का मूल्य। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है, यदि नियोक्ता का स्वयं का मकान है तो उसमें माली की सुविधा यानी कि गार्डनर की सुविधा प्रदान की जाए तो माली के वेतन को अनुलाभ का या सुविधा का मूल्य नहीं माना जाएगा। ये समझना है। यदि नियोक्ता का स्वयं का मकान है, यानी कि कंपनी का या एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, तो माली की सुविधा दी जाती है। वो सुविधा आप वेतन के अंतर्गत गणना करते वक्त अनुलाभ का मूल्य नहीं मानेंगे, यानी कि उसको शून्य माना जाएगा। नियोक्ता यदि आपको मीन्स कर्मचारी को गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा देता है, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर की, तो उसकी सुविधा का मूल्य की गणना कैसे करेंगे। नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी किसी दूसरी संस्था से खरीद कर देता है, यानी कि वो बाय करता है, खरीद के देता है, तो पूर्ति करने वाली संस्था को भुगतान की गई राशि यदि उसमें से किसी प्रकार की कर्मचारी से वसूली की गई है तो वो राशि उसमें से घटा दी जाएगी। कैसे? जैसे कोई कर्मचारी है, वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता है, अब उसको जो बिजली की सुविधा है वो फ्री दी जाती है, तो बिजली का जितना बिल आया, मान लीजिए साल भर का बिल आया 1,00,000 रुपए, यदि कर्मचारी से किसी प्रकार की कोई राशि वसूल की गई कि भाई इसमें से आपको 20% देना होगा, तो कर्मचारी से वसूल किए 20,000, तो 80,000 रुपये सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि कर्मचारी से किसी प्रकार की कोई राशि वसूल नहीं की गई तो 1,00,000 रुपये पूरा सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब बात आती है कि यदि यही सुविधा नियोक्ता गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा अपने स्वयं के साधनों से देता है, यानी कि वो खुद जनरेट करता है वो, तो ऐसी स्थिति में प्रति इकाई उत्पादन लागत उस बिजली की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें से वसूल की गई राशि हम घटा देंगे। अब वो वसूल की गई राशि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन दी जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कॉस्ट में से आप ये घटा देंगे तो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि गैस, बिजली, पानी किसी दूसरे संस्थान से खरीद कर नियोक्ता उपलब्ध करवाता है तो उस संस्थान को भुगतान की गई राशि में से वसूल की गई राशि घटा देंगे। यदि स्वयं के साधनों से उपलब्ध करवाता है तो प्रति इकाई लागत जो पर यूनिट कॉस्ट है उसमें से वसूल की गई राशि घटाने के बाद ही सुविधा का मूल्य होगा। निःशुल्क अथवा रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा, फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़। देखिए, हमने अलाउंसेस में जो पढ़ा था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल मीट अलाउंस, वहाँ जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में था, अलाउंसेज होते हैं फिक्स्ड प्रति माह जो आपको भुगतान किया जाता है, एज पर नॉर्म्स जो थे उसमें से आप डिडक्शन करते थे, लेकिन यहाँ एग्जम्पशन करते थे। यहाँ पे जो है सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, फ्री या कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, उसकी गणना हम कैसे करें। नियोक्ता के स्वयं की शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा, अर्थात
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द एम्प्लॉयर, उसकी खुद की शिक्षण संस्थान हो तो कर्मचारी के बच्चों को जो सुविधा दी गई शिक्षण की मुफ्त, उसकी गणना कैसे करेंगे सुविधा की। यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है तो सुविधा का मूल्य 0 है। अर्थात शिक्षण संस्थान नियोक्ता का है, स्वयं शिक्षण संस्थान नियोक्ता का होने पर 1,000 रुपये से 1,000 रुपये प्रति माह तक की लागत आती है तो वो कर मुक्त होगी, यानी कि उसका सुविधा का मूल्य किसी प्रकार का हम नहीं लेंगे। केवल कर्मचारी के पुत्र एवं पुत्रियों हेतु, अर्थात कर्मचारी के जो पुत्र एवं पुत्री है उनके लिए ये लागू होता है। भाई के या इनके बच्चों के लिए शिक्षण सुविधा इसके अंतर्गत सम्मिलित या अन्य कोई भी रिश्तेदार उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। अब बात आती है, यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक होने पर 1,000 रुपये से प्रति माह अधिक होने पर, प्रति बच्चे से अधिक होने पर शिक्षण संस्थान पहला है खुद का हो तो 1,000 रुपये तक कर मुक्त। यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक होने पर उसी क्षेत्र में इसी स्तर की शिक्षा की लागत के बराबर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। देखिए, दो परिस्थितियां, यदि शिक्षण संस्थान की लागत 1,000 से अधिक हो, यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक होने पर उसी क्षेत्र में इसी स्तर की लागत के बराबर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। कर्मचारी से यदि किसी प्रकार की कोई राशि वसूल की गई तो उसे घटाया जाएगा। अब बात आती है अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा। शिक्षण संस्थान नियोक्ता का नहीं है, लेकिन वो उस शिक्षण सुविधा के लिए उस फीस की जो राशि है उसका भुगतान करता है कर्मचारी को, तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि की सुविधा का मूल्य माइनस कर्मचारी से वसूल की गई राशि हम इसमें घटा देंगे। और फिर आता है यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यातायात के व्यापार में संलग्न कोई संस्था अपने कर्मचारियों या उसके अथवा वाहन में यात्रा करने या माल ले जाने की निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा प्रदान करती है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस कार्य के लिए संस्था जनता से वसूल करती। देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का तात्पर्य है कि वो संस्थान यातायात के व्यापार में संलग्न है, जैसे बसेज है इसमें, या आपका कोई माल वाहक काम करते हैं, ट्रक्स हैं। इस संस्थान के कर्मचारियों को वो नियोक्ता यात्रा करने के या माल ले जाने की निःशुल्क सुविधा देता है या रियायती दर पे देता है तो सुविधा का मूल्य वो होगा जो इस कार्य के लिए हम अन्य किसी यानी कि दूसरे यात्री से वसूल करते, वो राशि सुविधा का मूल्य होगी। मेन बात इसमें है रेलवे अथवा एयरलाइंस के कर्मचारी की दशा में ये कर मुक्त है। रेलवे अपने कर्मचारियों को यदि यातायात की सुविधा देता है तो कर मुक्त, एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को यातायात की सुविधा देता है तो कर मुक्त। थैंक यू।